चलिए, तो टॉपिक का नाम है हमारे पास सबसे पहले मोशन। टॉपिक का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन, मींस एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में मोशन करना, ठीक है ना, एक सीधे डायरेक्शन में मोशन करना, ठीक है ना। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब हम दो टर्म की बात करते हैं, मोशन एंड रेस्ट, कि भाई मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो पहले जानो भाई, मोशन एंड रेस्ट जो होते हैं दोनों रिलेटिव टर्म है। रेस्ट के रिस्पेक्ट में मोशन डिफाइंड है, ठीक है, और मोशन के रिस्पेक्ट में रेस्ट डिफाइंड है। जैसे आप कहोगे मैं चल रहा हूं, तो आप चलोगे तो किसके रिस्पेक्ट में चलोगे? किसी रुकी हुई बॉडी के रिस्पेक्ट में चलोगे। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, आपस में एक दूसरे से जुड़े। हाँ, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक ही दूसरा को डिफाइन करता है। अगर कोई चल रहा है, मतलब जो सामने वाला देखने वाला है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है रुक करके। जैसे आप कहोगे हवा चल रही है, तो हवा का फ्लो आप फील करते हो, क्यों फील करते हो? क्योंकि आप रुके हुए हो, ओके, आप रुके हुए हो। आप कहोगे फलानी बस जा रही है, बिकॉज आप रेस्ट पे हो और वो आपको, हाँ, मूव कर रही है। अब आप कहोगे वो रुका हुआ है, सामने वाला रुका हुआ है। तो सामने वाला क्यों रुका हुआ है? क्योंकि सामने वाला आपके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदल नहीं रहा है, इसलिए वो रुका हुआ है, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत आए किसी भी लाइन में तो क्लियर कीजिए। चलिए पढ़िए मोशन एंड रेस्ट। Position of a body changes with respect to its surroundings. It is said to be in motion. If its position does not change, it is said to be in rest position. हाँ, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर किसी बॉडी की पोजीशन जो है उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बदलती है तो हम क्या कहेंगे? इट इज द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट पोजीशन। अगर उस बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट द बॉडी विल बी इन रेस्ट कंडीशन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अ रनिंग कार, for example a running car, a water flowing river, birds, flying birds, all are in the state of motion, okay. In the other hand, a book is kept on the table, train is standing on the platform, water kept in a glass are rest position because their position does not change with time. तो भाई पहले कुछ एग्जांपल जो मैंने रनिंग कार के देखे, वाटर फ्लोइंग इन रिवर देखा और फ्लाइंग बर्ड्स देखी, ये स्टेट ऑफ मोशन में थे। मगर दूसरे साइड जो है, अगर टेबल पे बुक रखी हुई है तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल है ये रेस्ट पे है ना। सेकंड पॉइंट, मोशन इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। एक्चुअली रेस्ट भी रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कैसे सर? रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई चीज डिफाइन करोगे तो मैं जैसे आप कहोगे मैं होशियार हूँ, तो आप होशियार हो एक रिलेटिव टर्म है, आप किसके रिस्पेक्ट में होशियार हो, बात ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपैरिजन के साथ, जो चीज, जिस चीज का कोई कंपैरिजन ना हो उसको बोलोगे एब्सोल्यूट, बट जो चीज विद कंपैरिजन ही डिफाइन हो उसको क्या बोलोगे? रिलेटिव। समझ गए ना? रिलेटिव। जैसे नॉलेज होता है, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है। नॉलेज जो होता है रिलेटिव मेजरमेंट होता है। कहोगे मेरे को नॉलेज ज्यादा है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू किसी के रिस्पेक्ट में ही होगा ना। समझ गए ना? एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं है यहाँ पे, है ना। मोशन और रेस्ट में दोनों ही रिलेटिव है। क्लियर हुआ? चलिए तो पढ़िए, मोशन इज अ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। Motion and rest position of a body are always relative and never absolute. A person sitting in a fast moving train is in rest position with respect to train and object. ना, इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज इन रेस्ट पोजीशन, अगर जो भाई बंदा है एक फास्ट मूविंग ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में किस पे है? रेस्ट पे है ना, रेस्ट। एंड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द ट्रेन, और बाकी जो वेंडर हैं, जो बेचने वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके रिस्पेक्ट में क्या है? वो रेस्ट में है। बट ही इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मगर जमीन के रिस्पेक्ट में क्या है? वो मोशन और बताएंगे सर? मतलब अ पर्सन से मतलब फास्ट मूविंग में जो बैठा हुआ ट्रेन है, के अंदर बैठा हुआ बंदा, जैसे हम दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ, आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। ट्रेन के अंदर की सारी चीजों के रिस्पेक्ट में बंदा जो है वो क्या है? रेस्ट में है। और ट्रेन के बाहर जो चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में किस में है? मोशन में। ठीक है ना? ट्रेन के बाहर जो भी बंदा खड़ा है उसको वो चीज मूव करती दिखाई देगी। ओके, डन। मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है।
हाँ पढ़ो, मोशन विद, यहाँ से पढ़िए, बट he is in the state of motion, with respect with to, respect to ground, trees, persons standing on the ground. If a train just start moving on a platform and a person looks outside, he feels trees person standing on the platform in motion while they are actually in the rest position. हाँ अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े होकर के देखते हो थोड़ा सा, तो आपको ऐसा लगता है ना कि सारी हाँ ट्रेन, ट्रीज वगैरह पीछे जा रहे हैं, हाँ है ना, पर ट्रीज वो वगैरह पीछे जा रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में वो आपको किस में लगते हैं, मोशन में मोशन लगते में हैं। एक्चुअली एक्चुअली वो होते हैं रेस्ट में है, rest में. आप मोशन में हो रहे होते हैं ना। हाँ, और अर्थ इज मूविंग, Earth is moving around the sun with 30 kilometer per second speed, but everything on Earth with respect to Earth is in rest position. But if we look Earth from Moon, it looks in the state of motion. भाई अर्थ जो है सन के अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है, सन के चारों तरफ जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ मूव कर रही है, बट एवरीथिंग, अर्थ के अंदर हम लोग क्या है, सारी चीजों को रुका हुआ देखते हैं। मगर आप यही चीज सन से देखोगे तो आपको ये सारी चीज क्या करती दिखाई देगी, मूव करती Motion. दिखाई देगी। हमारा घर भी मूव कर रहा है, हम भी मूव कर रहे हो, आप भी मूव कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो अब हम लोग, हमारे रेफरेंस में आप रेस्ट में हो, बट सन के रेफरेंस में हम क्या है, Motion. मोशन। समझ गए? तो जिस रेफरेंस को आप कंसीडर करते हो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? Frame of reference. ठीक है ना। आप मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है, बट यही मैं आपको अगर जाके चांद से देखूंगा तो मोशन में तो आप मोशन में कहलाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के कितने टाइप हुआ करते हैं। पढ़िए जी। To study motion of an object, we have to check its change in position with respect to its surroundings. Position of an object in space can be specified along three axes: x, y, and z. Where are mutually perpendicular which to are mutually perpendicular, which are mutually perpendicular to each other. Position of a body can change along one, two, or all the three coordinates. According to this change, motion can be of three types. चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास जो सिस्टम होता है, हम लोग अब बड़े हो गए हैं तो हम लोग के पास कौन सा सिस्टम है, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस। तो कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आइदर वो उसकी पोजीशन, उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, मतलब या तो एक्स ही एक्स, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट ही तो चेंज होगा, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और अगर जेड के पैरेलल बाहर की तरफ निकलेगी तो जेड चेंज होगा। अगर वो एक्स और वाई दोनों में चल रही है तो दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, है ना। और अगर हवा में चल रही है पतंग के जैसे तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स वाई जेड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होंगे कि नहीं होंगे। कोई चीज मान लो इस लैपटॉप की स्क्रीन से निकल के बाहर आ रही है तो उसमें एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा। बट मेरी ये जो पेन चल रही है लैपटॉप की स्क्रीन में, ये केवल दो चीजें ट्रेवल कर सकती है, या तो ये वाली एक्स या वाई, बाहर थोड़ा ना सकता मेरा कर्सर। तो इस तरीके से अगर 3 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो तो दैट मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। दो चेंज हो तो 2 डायमेंशनल, एक चेंज हो तो 1 डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब एक एक्सिस। हाँ, एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, आइदर एक्स का या वाई का या जेड का। समझ गया ना। पढ़िए, तो यहाँ से पढ़े, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, Position of a body can change along one, two, or all three coordinates. According to the chain motion can be of three types. One-dimensional motion, when only one of the three coordinates specifying position of the object changes with time. Motion is one-dimensional. For example, motion of a freely falling body, motion of a car on a straight road, motion of train in a straight line are one-dimensional. ओके। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अब जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी देख लो भाई, अगर आसमान से कोई बॉडी आप गिरा रहे हो, कोई नॉर्मल बॉडी है, अगर आसमान से वो गिर रही है तो वो सीधे सीधे गिरेगी भाई। तो क्या चेंज होगी, उसकी हाइट ही तो चेंज होगी, मतलब एक्स वाई चेंज होगा, और एक्स और जेड तो बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। पर सर गिरेगा तो वो एक्स पे, एक्स पे गिरने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चेंज क्या हो रहा है, चेंज और वाई हो रहा ना, मतलब चेंज से। ठीक है ना। जब अपन पढ़ते रहे 2D ज्योमेट्री तो देखा होगा, ऊपर वाला पॉइंट मान लो 6,3 है, फिर 6,2, 6,1, 6,0, 6,-1। तो भाई 6 तो कांस्टेंट बना, x तो कांस्टेंट बना हुआ है ना, बदल क्या रहा है, y बदल रहा है। दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन। समझ में आया ना। बेस्ट एग्जांपल है वन डायमेंशन मोशन का ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, बेस्ट एग्जांपल है। तो जितने भी मोशन ग्रेविटेशन में होते हैं वो सारे कैसे हैं, वन डायमेंशन।
अंडर द ग्रेविटी। समझ में आया, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़िए। Two-dimensional motion. When two of the three coordinates specifying position of the object change with time, motion is two-dimensional. For example, motion of planet around the sun, motion of body on a circular path, crawling of an insect on the floor are two-dimensional motion. तो ये सारे के सारे 2 डायमेंशन है, हाँ। जिसमें भाई आपके जो मतलब 2 डायमेंशन से एक साथ 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं। नेक्स्ट 3 इसमें डायमेंशन। सर क्राउलिंग ऑफ इंसेक्ट मतलब कैसे? कीड़े का चलना जमीन में, कीड़ा जमीन में सीधा सीधा तो चलेगा नहीं, उसको थोड़ा इधर भी चला उधर जाएगा, भी इधर चलेगा, उधर भी चलेगा, है ना? हाँ। उड़ने वाला कीड़ा नहीं है, अगर हाँ, हाँ। उड़ेगा तो 3D में आ 3D जाएगा। आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, थर्ड। Three-dimensional motion. When all the three coordinates specifying position of the object changes with time, motion is three-dimensional. For example, motion of bird in the sky, motion of gas molecules, motion of flying kites are the three-dimensional motion. ये सारे के सारे जो होते हैं ये 3 डायमेंशन मोशन होते हैं, ठीक है ना? यस, क्योंकि इसमें तीनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो वेरी होते हैं, ठीक है? तीनों कोऑर्डिनेट वेरी होते हैं। चलिए चलिए, अब अगला टॉपिक है भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक अपने आप में एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पढ़िए। जनरली Generally, size of a body which is in motion is considered negligible small, as the size of bus is neglected as compared to the length of journey made by the bus. No doubt, bus has a finite size, but it is considered as a point object. Hence, the body is considered a point object if distance traveled by the body is very large. यस, तो अगर कोई बॉडी के द्वारा तय की जाने वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस खुद बॉडी के साइज के कंपैरिजन में, तो दैट बॉडी इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा फिजिक्स में मोशन में जितनी भी चीजें हैं उनको सबको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट करोगे। समझ गए ना? क्वेश्चन आएगा ट्रेन का, तो ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है, मगर उस ट्रेन को क्या करोगे आप? एक पॉइंट पर कंसीडर करोगे। समझ गए ना? क्योंकि ट्रेन चलेगी कितने किलोमीटर? 550 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, मगर ट्रेन की खुद की साइज कितनी होगी? लगभग 200 मीटर, 300 मीटर। यस और नो? Yes, sir. तो ट्रेन तो छोटी होती है खुद की कंपैरिजन में, है ना, लेंथ की। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? डन? चलिए नेक्स्ट, सम डेफिनेशन relating to motion। पढ़िए। डिस्टेंस। Distance. The length of the actual path covered by a body between initial and final position is called distance. It's a scalar quantity. Distance. The shortest distance. डिस्प्लेसमेंट। Displacement. Displacement. The shortest distance between initial and final position of body is called displacement. It is a vector quantity. For example, if a body is thrown in upward direction and covered a distance h and comes back to the same point, then distance covered by the body is 2h and the displacement will be 0. If a body moves on a circular path of radius, then in half rotation, distance will be pi r and the displacement will be 2r. In complete one rotation, distance will be 2 pi r and displacement will be 0. यस भाई, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या है। डिस्टेंस का सीधा मतलब लेंथ ऑफ पाथ, आप कितने रास्ते की लंबाई, जिस रास्ते से आप गए उसकी लंबाई, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए आपने किसी गेंद को ऊपर फेंका, गेंद 3 मीटर ऊपर गई और लौट करके 3 मीटर वापस आ गई, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। समझ गए ना? हाँ। डायरेक्शन बदल ली, पहले ऊपर गई तो ऊपर की डायरेक्शन, फिर नीचे आई तो नीचे होगी डायरेक्शन। समझ गए ना? इसलिए कोई इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब आप गेंद को फेंकते हो तो इसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। भाई जमीन से गई, ऊपर गई और जाकर जमीन में ही टकराई ना, सीधे जाके वहीं पे टकराएगी। आप स्कूल गए और स्कूल से लौट के घर आ गए, तो इनिशियल पॉइंट भी घर है, फाइनल पॉइंट भी घर है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 0। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0।
क्लियर हुआ? एक सर्कल में आप एक कॉर्नर से चलना शुरू किया और दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गए, yes, सर्कल के एक कॉर्नर से शुरू करके दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गए, है ना, चलते हुए। तो देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये मान लीजिए आपके पास सर्कल है, इस सर्कल के एक कॉर्नर से चल के दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गए, तो चलने का जो रास्ता कहलाएगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो भाई आधा सर्कल है ना, तो क्या हुआ, चलने का रास्ता क्या हुआ, पाई आर, 2 पाई आर का रास्ता रहा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज विल बी 2r। समझ में आया? अगर आप चले कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करके राउंड पूरे पे आ गए, है ना, डिस्टेंस होगी 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि इनिशियल कंडीशन भी वही है आपकी और फाइनल भी वही है। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए पढ़िए डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन distance and displacement. Distance, it's a scalar quantity. Displacement, it's a vector quantity. Distance, it is the length of total path traveled by the body. Displacement, it is the shortest distance between initial and final position. Distance can be greater or equal. Displacement can, but can never be small. हाँ देखो भाई, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होती है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंके थे तो वो वापस आ गई थी, उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, 0, बट डिस्टेंस तो थी कुछ ना कुछ, 6 मीटर थी डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। बराबर किस केस में? बराबर ऐसे कि आप एक सीधी लाइन में चले जाओ 3 मीटर, तो उस समय डिस्टेंस भी 3 है और डिस्प्लेसमेंट भी 3 है, ठीक है ना। मगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसलिए आप जब रेशियो निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो ग्रेटर देन 1। और ये कभी लेस देन 1 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और सेकेंड केस में Displacement अपॉन डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 तब वन डायमेंशन मोशन में, जब आप वापस ना आ रहे हो तब तक के लिए 1, ठीक है ना। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ पाथ, क्योंकि पाथ की लंबाई। हाँ, डिस्प्लेसमेंट it does not depend on the shape of path. आप अपने स्कूल के रास्ते से कैसे भी जाओ और कैसे भी घर आओ, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, घर ही है, ठीक है ना। इसलिए डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पढ़िए। If distance is 0, then displacement will be definitely 0. हाँ, अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली 0 होगा, मगर यदि डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस 0 हो जाए। स्कूल जाके घर वापस आने में डिस्प्लेसमेंट तो 0 बट डिस्टेंस 0 आ गया, समझ में। Yes, sir. अब चलिए दो बातें होती है, तो बेटा देखा आपने कि एक अपने पास निकला डिस्प्लेसमेंट और एक अपने पास निकला डिस्टेंस, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप टाइम पर डिवाइड करें, मतलब टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, समय के साथ डिस्टेंस कैसे बदल रही है, इस बात को बोलते हैं स्पीड। और समय के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे बदल रहा है, इस बात को बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। पढ़िए स्पीड। Speed. The distance traveled by a body in unit time is called speed. The distance traveled by a body in unit time is called speed. Speed equals to distance upon time interval. Its unit is meter per second minus 1. मीटर पर सेकंड बोलिए तो -1 बोलने की जरूरत नहीं है। Meter per second. Dimensional equation is m0 l t minus 1. हाँ, m फॉर मीटर के लिए l और टाइम के इनवर्स, सेकंड इनवर्स के लिए t का इनवर्स। It is a scalar quantity. If a body covers equal distance in equal time, speed is called uniform. If it covers different distances in equal time interval, speed is called variable. हाँ, अगर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड ट्रेवल करती है तो बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म बोलोगे। जैसे मान लो आप अपने घर से कोचिंग आए हो, तो आपने हर सेकंड में मान लो 2 मीटर ट्रेवल किया, तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर, अगले सेकंड में भी 2 मीटर, मतलब आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से आए, तो आपकी स्पीड क्या बनेगी, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। बट यदि आपने पहले सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे में 3 ट्रेवल किया, चौथे में 4 ट्रेवल किया, तो आपकी डिस्टेंस अलग अलग हो रही है ना। Yes, sir. पहले में आपकी वेलोसिटी अलग होगी, पहले में स्पीड अलग होगी, दूसरे में, तो इस तरीके की स्पीड जो होती है वो कहलाती है वेरिएबल स्पीड। क्या बोलते हैं, Variable. वेरिएबल स्पीड। क्लियर हुआ? मतलब जिसमें इंटरवल चेंज। हाँ, जिसमें आपके
डिस्टेंसेस डिस्टेंसेस अलग अलग हो, हर समय बस एक सा चल रहा है, समय एक सा चले, वो भी आपकी वेरिएबल स्पीड कहलाएगी, डिस्टेंस अलग अलग है। सेम सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहे हो, मतलब 2 मीटर पहले 1 सेकंड में कर लिया, फिर अगले 2 मीटर में 3 सेकंड लगा दिया, फिर अगले 2 मीटर में आपने 5 सेकंड लगा दिए और स्लो हो गए, तो भी ये भी वेरिएबल स्पीड है। समझ गए ना? ये केवल एक ही चीज यूनिफॉर्म स्पीड है जहां पर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस, बाकी सारे केसेस वेरिएबल। ठीक है ना? तो जैसे आप बदल बदल की स्पीड से घर जाओगे, आपके पेरेंट्स पूछेंगे बेटा तुमने कितनी स्पीड से घर चला के आए, तो तुम्हारी स्पीड कभी 2 थी, कभी 3 थी, कभी 4 थी, कभी 10 थी, वेरिएबल स्पीड थी। तो उस समय आपके पास एक कंसेप्ट है अपनी स्पीड देने का, एवरेज स्पीड। क्या है? तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड कर दोगे। पढ़िए। Average speed, it is the ratio of total distance traveled and the total time of a journey. तो उसके बाद it is always positive. Instantaneous speed, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड distance अपॉन upon टोटल total टाइम। time. बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिख लो इसको, फॉर्मूला लिख लो, इससे एक न्यूमेरिकल आता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि डिस्टेंस भी पॉजिटिव, टाइम भी पॉजिटिव। चलिए अगला इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप घर जा रहे थे, यहाँ से मैंने फोन लगाया, आप सुपरमार्केट के सामने थे, विशाल मेगा मार्ट के, और मैंने बोला बेटा तेरी स्पीड कितनी है, तो तुम क्या करोगे, सीधे स्पीडोमीटर में देखोगे और पलक झपकते ही मुझे बताओगे सर मेरी स्पीड 20 मीटर किलोमीटर पर आवर है। तो जो स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताता है वो तत्काल उसी पल की होती है, हाँ या ना? तो उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी पल की, ठीक है ना? उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो? पढ़ो। इफ स्पीड, if speed of body is continuously changing with time, then its speed at a particular instant is called instantaneous at that moment. The speedometer in a car indicates the instantaneous speed of a car. एग्जैक्टली, स्पीडोमीटर से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चलती है। नेक्स्ट पढ़िए, वेलोसिटी। Velocity, the displacement traveled by a body in unit time in a particular direction is called velocity. हाँ, यूनिट टाइम, हर सेकंड में, प्रति ईच सेकंड में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट याद रखना, तो डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सर जो हमारा सिलेबस होता है और जो एमपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें मतलब अंतर क्या रहता होगा? कोई डिफरेंस नहीं, सेम हो गया, तो सब सेम हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, बस पेपर के लेवल का फर्क रहता है। वो लोग थोड़ा इजी बनाते हैं, हाँ, सीबीएसई का पेपर इसका स्मार्ट रहता है, ठीक है ना? बस लेवल का डिफरेंस रहता है, उसमें न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, आपके में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना? बाकी कोई क्वालिटेटिव कोई फर्क नहीं है, एकदम सेम एज इट इज। चलिए, इट्स यूनिट is meter per second. Dimensional equation L0 L t minus 1. It is a vector quantity. Suppose with respect to some reference point, position of a body at time t1 is x1 and at t2 position becomes x2. It means in time interval t2 minus t1 displacement of body is x2 minus x1. हाँ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लीजिए आप x एक्सिस में चल रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, ठीक है ना? आप यहां से चले, आप t1 टाइम समय पर आप जो पोजीशन थी आपकी वो थी x1, क्या थी? x1। यहाँ टाइम है t1, स्टॉप क्लॉक ऑन कर दिया आपने t1 टाइम। इसके बाद समय बढ़ता गया, आप भी बढ़ते गए और आपकी पोजीशन t2 टाइम पर कितनी पाई गई? x2। बोलिए ये सुनो, तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया बेटा? x2 माइनस x1, समझ में आया? x2 फाइनल माइनस नीचे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। भाई इसके बीच का कंसीडर कर रहे हो ना, ये थोड़ा ना जीरो से थोड़ा ना कंसीडर, आप जहां थे कहां थे? यहाँ थे, और जहां पर हो यहाँ पर हो, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का
जो डिफरेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, x2 माइनस x1 अपॉन चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, ठीक है ना। यस, तो t2 माइनस t1 बन गया ये, तो ये अपने पास बन जाएगा, है ना, एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। लिख लीजिए फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। Okay, x2 minus x1 is called delta x, t2 minus t1 is called delta v, change in displacement upon change in time, exactly। उसी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम बोलो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा, और चेंज इन टाइम से नेट टाइम आएगा। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी में v के ऊपर बार लगाया जाता है एवरेज बताने के लिए। वेक्टर लगा दीजिए, तो अगर आप वेक्टर लगा रहे हैं तो वो वेलोसिटी को बताएगा, अगर आपने वेक्टर नहीं लगाया तो वो स्पीड समझ में आएगा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी है, बीच का टाइम डेल्टा टी था। देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर टाइम t1 है और यहाँ पर टाइम कितना है t2। मैंने कहा बीच का टाइम डेल्टा टी है, यहाँ से यहाँ, मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी बताइए, बोलो यस। तो आपको करना क्या है, ये जो टाइम का गैप है इसको कम करते जाओ। तो आपने डेल्टा टी को और कम कर दिया, ये छोटा हो गया, और कम किया और छोटा हो गया, और कम किया और छोटा हो गया, समेट करके बिल्कुल इसके ऊपर ले आओगे। तो इस पॉइंट पे जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम मिलेगा वो क्या होगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप क्या कर रहे हो, टाइम के गैप को कम कर रहे हो। टाइम एक बार और बताइए, एक बार और बताता हूँ। यहाँ पर टाइम t1 था, एक बार फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर टाइम कितना था t1, यहाँ पर टाइम कितना था t2। आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट पर। अभी कहाँ की पता है, अभी आपको एवरेज पता है पूरे की, समझ गए ना। तो आपने क्या किया, टाइम को छोटा किया, तो इधर से इसको दबाना शुरू किया, इधर से इसको दबाना यानी श्रिंक करना शुरू किया, तो टाइम और छोटा हो गया। अब इंटरवल इतना हो गया, और दबाओ, इंटरवल इतना हो गया, और दबाओ, इंटरवल इतना हो गया। दबा दबा करके इंटरवल को बिल्कुल इसके आजू बाजू ले आओ। तो यहाँ पर अब जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम निकलेगा, that will give you instantaneous velocity at this particular instant। मतलब इंस्टेंट मतलब उस वक्त की, उसी बिल्कुल पल पर, पल उसी पल पर। तो अपन कर क्या रहे हैं, अपन घसीट करके टाइम को, जो टाइम का गैप है डेल्टा टी, उसको किससे अप्रोक्स कर रहे हैं, जीरो से, समझ गया ना। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर कि डेल्टा टी, तो उस समय जो सर समय सपोर्ट के मतलब बिल्कुल जीरो बचेगा, समय का गैप जीरो बच जाएगा। हाँ भाई, पलक झपकते में कितना टाइम लगता है, जीरो टाइम। तो वो जो आपका आजू बाजू का गैप है उसको जीरो कर दोगे, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू जीरो करने पर वो बनता है डी एक्स बाई डी। इसको एक नया नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो पलक झपकने पर कोई भी चीज को पता करने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ में आया। और डेल्टा टी, if delta t is continuously decreased and becomes इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा कि पूछो मत, then the velocity is called instantaneous velocity। v बराबर dx upon dt। v is equals to limit delta t tends to 0, delta x by delta t becomes dx by dt, because जैसे ही delta t tends to 0 का सिंबल आएगा तो वो एवरेज से किस में बदल जाएगा, इंस्टेंटेनियस। पहले एवरेज था ये चीज, अब आपने लिमिट को 0 कर दिया तो किस में बदल गया, इंस्टेंटेनियस। समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट, if two bodies move with the same speed in different directions, their velocity will be different। Similarly, average speed and average velocity are also different। If a train goes from Agra to Delhi and comes back to Agra, its average speed will have some value while average velocity will be। बिल्कुल सही, क्योंकि भैया आगरा से वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, समझ गया ना। और अगर एक ही ट्रेन सेम स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि उस एवरेज डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। यस, इस वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट, रीड डिफरेंस बिटवीन speed and velocity। Speed it's a scalar quantity, velocity it's a vector quantity। Rate of change of distance is called speed। Rate of change of displacement is called velocity। It is a body has constant speed, its velocity may change due to the change in direction। If speed of body is changing, its velocity will be definitely change। हाँ देखो, if है वहाँ पे if था, if a body has a constant speed, अगर किसी बॉडी के पास constant speed है, ओके, speed, it
वेलोसिटी में चेंज, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो बदल सकती है ना, हाँ है ना, तो इसकी वेलोसिटी बदल सकती है। बट इफ अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग, अगर मतलब किसी सपोज बॉडी सर स्ट्रेट दो अपोजिट लाइन में जा रहा है तो हाँ, इनकी स्पीड चल रही है और वेलोसिटी भी स्पीड चेंज सेम है हाँ बट वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है ना। अब अगर किसी की स्पीड बदल रही है तो वेलोसिटी डेफिनेटली बदलेगी। नेक्स्ट, और if in given time interval average velocity is zero, then it is not compulsory that is average speed will be zero. पहले ये छूट गया आपका, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होता है। फिफ्थ, इफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज जीरो, अगर किसी गिवन टाइम इंटरवल में स्पीड बॉडी की जीरो है, उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली जीरो होगी, क्योंकि स्पीड जीरो कैसे भी होगी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, तभी तो स्पीड जीरो बनेगी। हाँ तो जब डिस्टेंस ही जीरो है मतलब कोई बॉडी चली ही नहीं, चलिए तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा, तो उसकी स्पीड अगर जीरो तो वेलोसिटी डेफिनेटली जीरो होगी। बट यदि वेलोसिटी जीरो है ना, इफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल वेलोसिटी इज जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी स्पीड जीरो होगी, कोई बॉडी गई और वापस आ गई तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई, बोलो हाँ, हाँ सर बट स्पीड जीरो होगी क्या, नहीं, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration equals to change in velocity upon time interval. Its unit is meter per second square. Its dimensional equation is m0l t minus, and it's a vector quantity. Suppose vector of a body at time t1 is v1 and time t2 is v2. Then its average acceleration in time interval t2 T2 minus T1 will be will in be T2 minus T1 will be A equals to V2 minus V1 upon T2 minus T1। समझ गए, यहाँ V के ऊपर वेक्टर लगा लीजिए, लिखिए कॉपी में, A वेक्टर इक्वल्स टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी है बेटा, चेंज इन टाइम, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। Okay, so this can be written as delta V by delta T। Okay, पढ़िए आगे, delta T if delta t is infinite is infinitely small, then t may be zero. Hmm. Delta t may be zero. Then instantaneous acceleration limitation to zero हो जाएगा. So change in velocity upon change in time will be equals to dv upon dt. बिल्कुल सही। तो जो आपका जो चेंज dv by dt था, डेल्टा v by डेल्टा t था, वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, dv by dt। तो समझ में इसको आ गया? इसकी अपन एग्जांपल से कैसे लेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपको अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है किसी पॉइंट पर, पलक झपकते का एक्सेलरेशन, पलक झपकते का एक्सेलरेशन, तो आपको वहां पे इसको डेल्टा t टेंड्स टू जीरो करना पड़ेगा, जैसे मतलब वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। अगर इंस्टेंटेनियस आपको एक्सेलरेशन पता करना है, हाँ तो उस वेलोसिटी जो टाइम इंटरवल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करके जीरो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए, इसको ग्राफ से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रास्ता है, इस पे आपकी गाड़ी चल रही है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, v2, समझ गए ना, और यहाँ पर टाइम है t1 और यहाँ पर टाइम कितना है, t2। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन मतलब कितने से आप एक्सेलरेट कर रहे हो गाड़ी को। तो अगर आपको मान लो इस पॉइंट पर आपको बताना है कि मेरी गाड़ी का एक्सेलेरेशन कितना है, ठीक है ना, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या करते जाइए आप, यहाँ टाइम को जो है श्रिंक करते जाओ तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो अगर श्रिंक किया तो यहाँ तक का वेलोसिटी का चेंज आया, बोलो हाँ, और श्रिंक किया तो और कम वेलोसिटी का चेंज आया, अगर और श्रिंक किया तो इस पॉइंट के अक्रॉस के वेलोसिटी का चेंज आया कि नहीं आया। भाई बीच में जो पॉइंट अपन कह रहे थे कि इस पॉइंट का, अपन को बिल्कुल इसका और इसकी वेलोसिटी का चेंज आया कि नहीं आया, क्योंकि अब तो अपन टाइम को चेंज कर रहे हैं, टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं जीरो की तरफ, चेंज इन टाइम को, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पुट करने पर ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे dv by, समझना है, dv by dt। so this is called acceleration। so dv by dt, this is called acceleration, ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये कौन सा था, दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और
तुरंत वाला जो है दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। एवरेज सर प्लस नहीं करेंगे, एवरेज में मतलब टोटल अपॉन टोटल नहीं वेलोसिटी। नहीं, वो मैथ वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटीज होती तो एवरेज प्लस करके आता, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में मतलब पता नहीं रहेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। नहीं, एक्चुअली ये फीलिंग नहीं है, आप उसको ऐसे समझो ये क्यों होगा हो रहा है। जैसे मान लो ये आपका ओरिजिन है, बोलो हाँ, आपने चलना शुरू किया, ये आपका ओरिजिन है, ये मकरोनिया स्क्वायर मान लो आप, आपने चलना शुरू किया विशाल मेगा मार्ट से, तो आपकी पहली पोजीशन कितनी है, S1 है। विशाल मेगा मार्ट से आप सीधे चले जा रहे हो और आप मच्छी मार्केट की तरफ जा रहे हो, तो आपकी पोजीशन कितनी हुई, S2। अगर आप S1 और S2 को जोड़ते हो तो देखो विशाल मेगा मार्ट मकरोनिया स्क्वायर से मान के चलो 3 मीटर, और S2 जोड़ के चलो तो कितना आया, ये S2 मान लो मीट मार्केट जो है अपने पास मान लो 10 मीटर, तो जोड़ दिया अगर दोनों को तो 10 + 3 कितना हो गया, 13। बट भैया आप ईमानदारी से देखो तो गैप कितने का बनेगा, जो आप चले कितना हो, 7 ही तो चले हो, 3 पे थे पहुंच गए 10 पे, तो चले तो आप 7 हो ना, ये 13 आपके थोड़ी ना कोई काम का है। ऐसे थोड़ा ना चले हो कि यहाँ से चले यहाँ पहुंचे, फिर कोई उठा के तुमको हवा में रख दिया यहाँ, फिर चले यहाँ, तो दोनों को जोड़ दो, बीच का गैप चाहिए ना। चलिए आप तो इतने ही हो ना बीच के गैप में, तो इसलिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1। सिमिलरली क्या करेंगे, V2 माइनस V1। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये हुआ। चलिए पढ़िए, If change in velocity, यहाँ से पढ़ो, if delta t is infinitesimally small, small, then the instantaneous acceleration limitation to a is equals to limit delta t tending to 0 delta v by delta t, this becomes dv by dt. if change in velocity in equal time interval is equal, acceleration of body is uniform. If magnitude of velocity speed increases with the time, when the acceleration is called positive. If reduces, acceleration is called negative or is called retardation. हाँ, अगर किसी बॉडी की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी एकदम फिक्स रेट से चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे गाड़ी का साउंड इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में बढ़ रही है। मतलब मान के चलो कि हर 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, समझ गए ना। तो पहले 2 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड की, तो चौथे सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 का गैप बढ़ गया। अगले 2 सेकंड के बाद 6 सेकंड आएगा, तो छठवें सेकंड के एंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। और दूसरा, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी बढ़ जाए, तो ये दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया। अगर वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन का ही नाम होता है रिटार्डेशन। समझ गए ना, जब ब्रेक मारते हैं व्हाट इज दिस, रिटार्डेशन, या इसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। चलिए तो पढ़ दिया लास्ट तक अपने, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन और इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है ना। सो ऑल डन, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, इतना ही कवर करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है ना, ये आप मतलब समझाएंगे एग्जैक्टली।